हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, पढ़े से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 के पॉलिटिकल से चैप्टर 1, वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, पावर का बांटना। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहां हम इस चैप्टर में पहले देखेंगे, दो कंट्री को लेंगे, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। इन दोनों ही कंट्री में एथनिक कंपोजिशन में हम देखते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। इन दोनों के बीच अलग अलग लैंग्वेज के होने की वजह से एक दूसरे पर डोमिनेट करने की भी बात रही है। कई सारे डिस्प्यूट हुए और किसने किस तरह से इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश किया, हम उसे एक एक करके जानेंगे। पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की। ये यूरोप की एक छोटी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है और ये फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी, इनके बीच लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब जो समुद्र से सटके नहीं है। यहां पर हम देखते हैं यहां दो तरह के लैंग्वेज के लोग हैं, एक डच स्पीकर्स और दूसरे फ्रेंच स्पीकर्स। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये फ्लेमिश रीजन है। इस फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रहती है यहां, और वो बोलते हैं डच। दूसरा हिस्सा है वैलोनियन रीजन, यहां 40% पॉपुलेशन रहती है और ये लैंग्वेज यूज करते हैं फ्रेंच। बाकी के 1% जो है वो जर्मन स्पीकर्स इस पार्ट में रहते हैं। अब इन दोनों की बात हो गई, ये तो कंट्री साइड में। अब हम ब्रुसेल्स में देखते हैं तो ब्रुसेल्स जो इसका कैपिटल है, ये यहां पे उल्टा हो जाता है। यहां हम देख रहे हैं कि डच स्पीकर मेजोरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है, जबकि ब्रसेल्स में इसका उल्टा है। वहां फ्रेंच 80% है और बाकी के 20% डच स्पीकर्स हैं। तो ये है इनका एथनिक कंपोजिशन। अब देखते हैं कि इनके बीच किस तरह का डिस्प्यूट रहा है। डच स्पीकर्स गॉट बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट मच लेटर। काफी बाद में डच स्पीकर्स को डेवलपमेंट का फायदा मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो काफी समय से अंदर से डिस्कंटेंट थे। इसके लिए डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन देम ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। इनके बीच काफी टेंशन रहा, कई तरह के डिस्प्यूट हुए। अब उसको सॉल्व करने के लिए फिर 1970 से लेके 1993 के बीच 4 टाइम्स यहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। यहां के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया गया, मतलब उसमें बदलाव किया गया ताकि इन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसे खत्म किया जाए। और इतना कुछ करने के बाद इन्होंने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला, अब हम उसको देखते हैं। इन्होंने क्या एकोमोड किया। Accommodation in Belgium. Constitution prescribed that the number of French and Dutch speaking ministers should be equal in central government. ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर, इनके परसेंटेज को नहीं देखना है, दोनों ही लैंग्वेज के लोग इक्वल होंगे मिनिस्ट्रीज में। जब मिनिस्ट्री में इक्वल होंगे तो डिसीजन भी उसी हिसाब से लिया जाएगा। एक ज्यादा एक कम हो जाता है तो वो जो ज्यादा है वो अपना फोर्स अप्लाई करता है। दिस टेंशन बिटवीन देम वाज मोर एक्यूट इन कैपिटल ब्रुसेल्स। यहां पर तो 80-20 का मैटर था, तो यहां और ज्यादा इस बात को लेकर हो रहा था कि फ्रेंच बोलने लगे कि यहां हम 80% है तो हमारा चलना चाहिए। Dutch speakers has majority in the countryside but minority in the capital. जहां डच स्पीकर को कंट्री साइड में मेजोरिटी है, वैसे ही इनके कैपिटल ब्रुसेल्स में वो माइनॉरिटी में थे। जहां फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे कंट्री साइड में, तो
ब्रसेल्स में, कैपिटल में ये मेजोरिटी में थे। अब इन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला और कैसे निकाला, अब हम वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसमें दोनों ही लैंग्वेज के इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, नंबर ऑफ मिनिस्टर सेम होंगे। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली, यानी अकेले कोई भी कम्युनिटी कोई फैसला नहीं लेगी, क्योंकि इक्वल मिनिस्टर्स हैं, इक्वल भागीदारी है, तो दोनों की सहमति से ही कोई फैसला लिया जाएगा। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दीज टू रीजन्स, इन दोनों रीजन्स के स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारे सेंट्रल पावर को उनको ट्रांसफर कर दिया गया, तो इस तरह से भी कई सारे टेंशन दूर हो गए। ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ द लैंग्वेज। अब ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट बनी वो बनी, लेकिन इसमें दोनों ही लैंग्वेज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखे गए और ये सेपरेट गवर्नमेंट रही। तो इस तरह से इन्होंने यहां के टेंशन को खत्म कर दिया। Apart from both the central and state government, there is a third kind of government called community government. अब ये चूंकि दो डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज वाले हैं, दो इनका तरीका अलग है, तो इन्होंने कम्युनिटी का कल को कोई मैटर ना आए, कोई डिस्प्यूट ना खड़ा हो, इसके लिए इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी एक प्रोविजन रखा। आपने सारे कम्युनिटी मैटर उस गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ के इस लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया। अब हम एक दूसरी कंट्री को देखते हैं जो हमारे ही पड़ोसी के तौर पे जाने जाते हैं, वो है श्रीलंका। ये एक आइलैंड कंट्री है और यहां की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और यहां पर भी दो लैंग्वेज को लेके डिस्प्यूट रहा है, सिंहलाज और तमिल्स। तमिल्स यहां पर जो है वो 18% है। ये रेड रीजन जितना है ये तमिल्स के जो पुराने तमिल्स हैं, जो किसी जमाने में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के समय जो गए थे और उसके बाद जो गए थे बहुत पहले उस समय के, तो ये नेटिव तमिल्स कहलाते हैं। ये है 13% और 5% है इंडियन तमिल, जो कि ये ब्राउन कलर का पार्ट है, ये इंडियन तमिल है, जो कि कॉलोनियल रूल के टाइम में रबर प्लांटेशन वगैरह के टाइम पे इनको ले जाया गया था। तो यहां पर हम टोटल देखते हैं 18% जो है पॉपुलेशन वो है तमिल्स का, 74% सिंहलाज का और बाकी रह गए उसमें मुस्लिम्स हैं। ये जो डॉट 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 ये मुस्लिम सब है, मुस्लिम्स हैं और क्रिश्चियंस हैं। अब लेकिन यहां पर जो टेंशन था वो टेंशन था तमिल्स और सिंहलाज के बीच। 1948 में ये इंडिपेंडेंस इनको मिला और उसके बाद जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंहला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से तमिल लैंग्वेज का डिसरिगार्ड हुआ और तमिल डिसकंटेंट हुए और उसके बाद ये टेंशन इतना बढ़ता चला गया कि एक वक्त ऐसा आया कि लिबरेशन तमिल टाइगर्स ऑफ इलम नाम से वहां पर एक बहुत बड़ी जो है टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव हो गई, जिसके वजह से हमने देखा, सुना है, पढ़ा है, देखा कि बाद में उसका असर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पे भी पड़ा था। तो इन्होंने जैसे बेल्जियम ने अपने यहाँ के इस कॉन्फ्लिक्ट को साफ कर दिया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये आगे भी सिंहला को ही डोमिनेंस कम्युनिटी के तौर पे रखना चाहते थे, जो तमिल के ऊपर डोमिनेट करना चाहते थे। तो आज तक उनका ये उसका नतीजा ये हुआ, इन्होंने जब इस डिस्प्यूट को दूर किया तो इनकी यूनिटी बनी रही और ये आगे बढ़ते रहे और यहाँ पर नेशनल यूनिटी को इन्होंने हार्म किया है किसी एक को आगे बढ़ाकर। अब देखते हैं कि करके एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका 74% सिंहलाज स्पीकर्स हैं जो सिंहली भाषा बोलते हैं, 18% तमिल स्पीकर्स हैं, इसमें 13%
बहुत पुराने समय के तमिल्स हैं और 5% जो कॉलोनियल पीरियड में गए हैं तमिल्स वो हैं। बाकी के 7% क्रिश्चियंस हैं जो कि दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे वो तमिल हो या सिंहलीज हो। ऐसा ही मुस्लिम्स का भी है। बस ये है कि ये डॉट डॉट वाला एरिया मुस्लिम यहाँ रहते हैं, ये तमिल्स का है, और ये जो व्हाइट पूरा एरिया है ये सिंहलाज का है। श्रीलंका got independence in 1948. Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. क्योंकि वो मेजोरिटी में थे तो वो चाहते थे कि हमारा ही सब चीज पे पकड़ बना रहे, हम इन सब में आगे रहे। इन 1956 इन्होंने एक एक्ट बनाया। उस एक्ट के तहत इन्होंने सिर्फ सिंहली को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमिल्स को डिसरिगार्ड महसूस हुआ और उन्होंने फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया। To recognize the Sinhala language as only official language of the country. As a result, the relation between the Sinhala and Tamil communities strained over time. और ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला जाएगा, और 1980s 90s आते आते तो ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया। उसका असर हमारे कंट्री तक पे पड़ा है। हमने देखा कि किस तरह से बेल्जियम ने, उनके यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ लैंग्वेज का, लेकिन उसने बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन श्रीलंका में जब ये हुआ डिस्प्यूट तो इन्होंने किस तरह से इसको सॉल्व किया, आप वो देख लेते हैं। श्रीलंका shows a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share powers, it can undermine the unity of the country. जैसा कि श्रीलंका के एग्जाम्पल को हमने देखा है, उसे देख के समझ में आता है कि अगर कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी में है और वो चाहती है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अपना डोमिनेंस हम बनाए रखें, तो ये आगे चल के किसी भी कंट्री के यूनिटी के लिए खतरनाक होता है, अच्छा नहीं है। तो हमने देखा इन दोनों के हिसाब से किस तरह से इन्होंने अकोमोडेट किया, पावर को किस तरह से शेयर किया। अब हमारे बीच सवाल आता है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग करने के लिए दो मेन रीजन हम समझ सकते हैं। पहला ये कि अगर पावर को शेयर किया जाता है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे पावर को शेयर किया जाता है, इसलिए किया जाता है नंबर 1 ताकि कोई भी मिसयूज ऑफ पावर ना कर सके, इसलिए पावर को शेयर किया जाता है। दूसरा ये पावर शेयर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पब्लिक की सरकार है। इतने बड़े कंट्री में अब हर जगह एक ही गवर्नमेंट का चले, क्योंकि कई तरह के एम्बिशन लोगों के अंदर होते हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन भी होते हैं लोगों के। अब वो इस बात को लेके अगर उनको मौका न मिले तो कल को वो रेवल कर सकते हैं कई। तो इन चीजों को भी शांत रखा जाता है, पावर को शेयर करके सब अपने अपने एरिया में पावर को एक्सरसाइज कर लेते हैं, और इस तरह से डेमोक्रेसी मजबूती ही होती है। अब हम देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने तरीके के होते हैं, हमारे यहाँ किस किस तरह से पावर शेयरिंग हो रही है। अब हम देखते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मीन्स गवर्नमेंट के पावर को अलग अलग बांट देना ताकि कोई उसका मिसयूज ना करे। डेमोक्रेसी है, यहाँ हर किसी के अंदर एम्बिशन होता है कि हम भी पावर में आए, तो हर कोई इसमें पार्टिसिपेंट बन सके, इसके लिए पावर का शेयर करना जरूरी है। ये कोई मोनार्की नहीं है कि एक किंग के ही हाथ में सारे पावर्स होंगे, ये डेमोक्रेसी है। अब देखिए पावर शेयरिंग, पावर को दो ढंग से शेयर करते हुए हम देखते हैं, मेन दो ढंग से। एक है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, दूसरा है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की जब बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में हम देखते हैं सब एक लेवल पे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। जैसे स्टेट हो या सेंटर हो, यहाँ की जो पावर है इस गवर्नमेंट के, उनको 3 अलग अलग ऑर्गन में डिवाइड कर दिया गया है और तीनों ही इक्वल हैं, इसके जैसे, कोई ऊपर नीचे कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे सरकार के 3 ऑर्गन हो गए, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर।
power sharing among different organs of the government. This separation ensures that none of the organ can exercise unlimited powers. This system is called check and balance system of power sharing. ऐसा करने से तीनों ही ऑर्गन बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई किसी पे पावर नहीं अपना चला सकता, सबके पास इक्वल पावर है। तो ऐसे में कोई भी मिसयूज करना चाहे दूसरा रोक देगा, दूसरा मिसयूज करना चाहे वो रोक देगा। तो इस तरह से बैलेंस में बना रहता है। इसलिए इस तरह के पावर शेयरिंग सिस्टम को, हॉरिजॉन्टल को चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेचर होता है और जुडिशियरी, इन तीनों के अपने अपने पावर्स हैं, कोई किसी के पावर को ओवर क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरा सिस्टम है वर्टिकल। तो वर्टिकल ऐसे होता है, वर्टिकल में कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो हमारे यहां पहले 2 लेवल पे होते थे और अब 3 लेवल पे गवर्नमेंट के पावर को शेयर कर दिया जाता है। वो मेन कौन है? यूनियन लेवल। एक जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होगी, उनके अपने कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, उन पे सिर्फ यूनियन का चलेगा। दूसरा वो स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए होता है और कुछ सब्जेक्ट पे इनकी चलेगी। और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको लिस्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है। यूनियन के अंडर जितने भी उनको पावर हैं वो यूनियन लिस्ट के तौर पे जाना जाता है। स्टेट के जितने पावर हैं वो स्टेट लिस्ट में देखा जाता है। और कुछ ऐसे पावर्स हैं जिनमें दोनों की पार्टनरशिप है तो उसे कॉन्करेंट लिस्ट के तौर पे जाना जाता है। तीसरे लेवल का जो है गवर्नमेंट वो है लोकल गवर्नमेंट, जो कि बाद में शुरू हुआ है, लेकिन ये भी कुछ चीजों पे इनके रहते हैं राइट। तो इस तरह से डिफरेंट लेवल पे भी बांटा जाता है, जिसमें बड़ा छोटा इस लेवल पे होता है। इसलिए हम इसको वर्टिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शेयरिंग, पावर शेयरिंग कहते हैं। इसमें यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे बांटा जाता है और लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट के पावर को बांटा जाता है। ये इसके अलावा पावर को शेयर करने के और भी कई तरीके हैं। जैसे पावर्स में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कई तरह के सोशल ग्रुप, जैसे अभी हमने बेल्जियम में देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया है, इस तरह के सोशल ग्रुप्स के भी बीच पावर को शेयर किया जाता है। जैसे इंडिया में ही कई सारे हिंदू संस्थान के ऐसी संस्थाएं हैं, मुस्लिम में वक्फ बोर्ड है और भी कई हैं। तो ऐसे ही सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके भी कुछ पावर्स होते हैं। आगे हम देखते हैं पावर्स में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, जैसे ह्यूमन राइट्स वाले हो गए, जैसे कि वुमेन काउंसिल हो गया। तो ये सभी के बीच भी पावर को शेयर किया जाता है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में पावर जो है वो पीपल के हाथ में होने चाहिए। तो ये सारे तरीके अपनाए गए हैं ताकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्मेट रहे और लोगों के ही हाथ में पावर रहे और कोई भी किसी को जो है सो डोमिनेट ना कर सके, कोई भी डिक्टेटरशिप ना कर सके। इसके लिए जरूरी है कि पावर का शेयर हो। तो हमने आज पावर शेयरिंग में इन बातों को देखा, समझा। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और अच्छा स्कोर करेंगे मार्क्स। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती